Hello everyone, welcome to Aspirants Adda. Let's start with today's editorial analysis. आज हम ये 4 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं. पहला है इम्पीरियस मिसस्टेप, सेकंड है टैकलिंग रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, थर्ड है लूजिंग द वे विद अ मैप एंड फोर्थ है द लॉन्ग शैडो ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल. तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, जो कि है इम्पीरियस मिसस्टेप. तो देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड यानी एक यूनियन टेरिटरी है और ये अरेबियन सी में लोकेटेड है. इसमें टोटल 36 आइलैंड्स हैं एंड इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर का है. अभी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, हम जानते हैं कि यूटीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, तो लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वहाँ पे उनके द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021. और ये ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर को पावर देता है कि वो लैंड को एक्वायर कर सकता है और वहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको वहाँ से फोर्सफुली रीलोकेट कर सकते हैं ये. और इसके अलावा जो लोग इस मूव का मतलब इस का अगेंस्ट करेंगे, इनका अपोज करेंगे, उनको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है. तो इस तरीके के प्रावधान है इस ड्राफ्ट में. इसके अलावा कुछ और भी वहाँ पे रूल्स रिलीज़ किए गए हैं. पिछले कुछ समय में कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए हैं जो काफ़ी हार्श हैं, जैसे कि कंजम्पशन या फिर सेल ऑफ बीफ, उसको वहाँ पे ऑफेंस माना गया है और इसके तहत 7 साल की जेल टर्म हो सकती है किसी भी इंसान को जो बीफ को कंज्यूम करता है या फिर बीफ को सेल करता है. और ऐसे लोग जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो पंचायत इलेक्शन फ़ाइट नहीं कर सकते हैं, ये भी वहाँ पे प्रोविज़न बनाया गया था. और इसके अलावा एक है गुंडा एक्ट, जिसमें किसी भी इंसान को बिना किसी रीज़न बताए 1 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता है. और ये प्रोविज़न वहाँ बनाया गया है जो कि काफ़ी पीसफुल लैंड माना जाता है. लक्षद्वीप काफ़ी पीसफुल लैंड है. वहाँ पे वहाँ की नेटिव ट्राइब्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने तरीके से वहाँ पे रहते हैं. तो वहाँ पे इस तरह के लॉज बनाना एक बहुत ही गलत स्टेप माना जा सकता है. इसके अलावा जो वहाँ की फ़िशिंग कम्युनिटीज़ हैं, फ़िशिंग करने के लिए कहाँ जाएंगी? ऑब्वियसली बात है, वो कोस्ट लाइन में जाएंगी, वहाँ से वो फ़िश को पकड़ेंगी. पर इनके कोस्ट लाइन एक्सेस को भी मना कर दिया है रूल्स के द्वारा. अब वहाँ पे ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पॉलिटिशियन है. अदरवाइज़ जनरली एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रफुल्ल के पटेल जो कि एक पॉलिटिशियन थे उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है. और उसके बाद इस तरह के जो उनके रूल्स रेगुलेशंस एंड ड्राफ्ट रिलीज़ किए जा रहे हैं जो सभी को परेशान कर रहे हैं. अब यहाँ पे अगर हम रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इस तरह के जो ड्राफ्ट हैं या नोटिफिकेशंस है वो क्यों रिलीज़ किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पे इनके हम कमर्शियल इंटरेस्ट देख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि एक मूव हो लैंड को आउटसाइडर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर हो सकता है कि जो लक्षद्वीप की डेमोग्राफी है उसको चेंज करने का यहाँ पे कोई इनका मन हो. तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, पर एक्चुअल में क्या रीज़न है वो तो यही जान सकते हैं. पर आगे देखने वाली चीज़ है कि आगे इसका क्या होता है. तो ऐसे में कुछ एमपीज़ हैं केरला के जिन्होंने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करी है कि इनको यानी कि प्रफुल्ल के पटेल को लक्षद्वीप से एज अ एडमिनिस्ट्रेटर हटा लिया जाना चाहिए और उन्हें वहाँ से रिमूव करके जो की प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए. पर यहाँ पे जो मेनली एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट प्रेसिडेंट अपने आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता है, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की तरफ से आती है. तो ऐसे में देखना ये है कि अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या स्टेप लेती है, क्या इनको वहाँ से रिकॉल किया जाता है या फिर उनके इन पॉलिसीज़ को वहाँ पे कंटिन्यू रखा जाता है. तो लेट्स सी आगे क्या होता है. अगला हम आर्टिकल देखते हैं जो कि है टैकलिंग रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस. तो इस तरीके से आर्टिकल हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं. अक्सर काफ़ी समय से एडिटोरियल में इस तरह के आर्टिकल्स आते रहे हैं. तो हम जानते हैं कि हमारी जो रूरल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड माइग्रेंट क्राइसिस दोनों साथ साथ में इस पैंडमिक की सिचुएशन में हम देख सकते हैं. तो
क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, माइग्रेशन हो रहा है बहुत सारे लेबर्स का अर्बन एरिया से रूरल एरिया में, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके मनी क्राइसिस हैं, फिर फूड ग्रेन्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम बहुत पहले देख चुके हैं इन सब के बारे में। बट यहाँ पे आर्टिकल में राइटर उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन से अगर और माइग्रेंट क्राइसिस की सिचुएशन से हमें उभरना है तो हमें 2 चीज़ों पे रिलाई करना होगा और उन्हें स्ट्रेंथन करना होगा। पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरा है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इन दोनों को अगर हम स्ट्रेंथन करते हैं तो हम रूरल इकॉनमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और माइग्रेंट जो क्राइसिस है हमारे कंट्री में प्रेवलेंट है, कहीं ना कहीं हम उससे भी निजात पा सकते हैं। और पीडीएस सिस्टम में वो लोग जो इससे बाहर हो चुके हैं, किसी भी वजह से उनको इंक्लूड नहीं किया जा सका है इसके अंदर, अभी वो टाइम है कि जब उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड करें और पीडीएस सिस्टम के थ्रू उन लोगों तक ये राहत पहुंचाई जानी चाहिए। तो ये था इस पूरे ओवरऑल आर्टिकल की समरी। अब हम देखते हैं तीसरा आर्टिकल जो कि है लूजिंग द वे विद अ मैप। देखिए, इंडिया एक कल्चरली काफ़ी रिच कंट्री है और ये हर कोई कहता है, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे गवर्नमेंट भी इस चीज़ को, इस पे काफ़ी प्राउड फील करती है। नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं, अगर वो किसी कंट्री में जाते हैं तो हमेशा इस चीज़ की बात ज़रूर की जाती है कि इंडिया एक कल्चरली डाइवर्स एंड रिच कंट्री है। पर अगर हम उसके बजटरी प्रोविजंस को देखें तो हम देखेंगे कि इसको काफ़ी नेग्लेक्ट किया जाता है। अक्सर जो हमारा बजट है, अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को 0.07 रुपीज़ यानी कि 7 पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे में हम इस कल्चर के प्रति कितने सजग है, इसको कितना रिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना प्रिजर्व कर रहे हैं, तो हम इस पैसे से ही, इस बजट से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना सीरियस है अपने कल्चर को लेकर। और अभी फ़िलहाल जो पैंडेमिक की सिचुएशन है उसमें जो भी पहले खर्च किया जाता था उसमें भी 21% का कट कर दिया गया। यानी पहले अगर फंडिंग 100 रुपीज़ की जाती थी तो अब फंडिंग को 79 रुपीज़ कर दिया है। 21% का उसमें भी कट कर दिया गया है। यानी कि पहले से ही जो हमारी मिनिस्ट्री, जो हम कह सकते हैं फंड क्रंच है, जिसके पास फ़ंड अवेलेबल नहीं है, उसको इस पैंडेमिक के टाइम में फ़ंड से एक तरह से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ऐसे में जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और वहाँ पे ट्रेंड मैन पावर की भी कमी है। तो ऐसे में ये इंस्टीट्यूशंस कितने फ्लॉरिश कर सकते हैं वो देखने वाली बात है। और शायद यहाँ पे हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि हाँ वो करेंगे, बट उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो सीरियसनेस दिखाई जानी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ऐसे में 2015 में एक स्टेप लिया गया, एक मिशन बनाया गया जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। पर इस मिशन को बना तो दिया गया, लेकिन कागज़ों पे तो ये बन गया, पर उसके बाद जब इसका इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो इसको बहुत पुअर तरीके से किया गया। पहली बात तो बजट में इसका बजटरी एलोकेशन इसके लिए बहुत कम था। फिर उसमें एलोकेशंस में भी वो फ़ंड जो रिलीज़ किया गया इस मिनिस्ट्री के लिए वो बहुत ही कम था। और फिर जो फ़ंड रिलीज़ भी किया गया उसमें से भी बहुत कम अमाउंट का जो फ़ंड है जिसको यूटिलाइज़ किया गया एक्चुअल एक्शंस लेने में। तो इस तरीके से इस मिशन को कागज़ पे बना देने के बावजूद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया तरीके से हुआ है। और ये दिखाता है कि जो हम अपनी कल्चर की बहुत बड़ा चढ़ा के तारीफ़ें करते हैं, बातें करते हैं, पर एक्चुअल में हम उसके प्रति कितना रिस्पेक्ट शो करते हैं और कितने सीरियस हैं उसको प्रिजर्व करने के बारे में। अब यहाँ पे मैपिंग कैन क्रिएट अ डेटाबेस दैट एनीबडी कैन प्लग इनटू अ रिसोर्स फॉर द मीडिया रिसर्चर्स एंड फंडर्स। तो डाटाबेस अगर हमारे पास होता है, जैसे कि उसमें सारे आर्टिशंस हैं उनके बारे में डिटेल हो सकती है, जितने इस तरह के कल्चरल सेंटर्स हैं उनके बारे में डिटेल हो सकती है, उनकी क्या सिचुएशंस हैं, कितने सेंटर्स ऐसे हैं जो फ्लॉरिश कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे क्या किया जाना चाहिए। अगर इस तरह का एक डेटाबेस होगा तो अलग अलग फैक्शंस उन डेटाबेस को देखते हुए अपनी तरफ से जो चीज़ें उनसे बन पड़ती हैं वो कर सकते हैं। अगर किसी को फ़ंड देना है तो फ़ंड दे सकते हैं। कोई रिसर्चर्स हैं, अगर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, कल्चरल, आर्ट वगैरह, तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर एक मैपिंग होगी डेटा की तो काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी कल्चर को बढ़ावा देने में। इट विश्ड टू आइडेंटिफाई
कलेक्ट एंड रिकॉर्ड कल्चरल एसेट्स एंड रिसोर्सेज। तो इस मैपिंग में ये कहा गया था कि जो कल्चरल एसेट्स एंड रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन्हें कलेक्ट किया जाएगा, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे कि वो पब्लिक आई में कहीं ना कहीं आ सकें कि कौन कौन से हमारे पास एसेट्स हैं, कल्चरल एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनकी क्या हालत है, वहाँ पे क्या किया जाना चाहिए और कहाँ ऑलरेडी सिचुएशन बेटर है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें प्रोविज़न था कि किया जाएगा। बट प्लान यूजेज इट्स वे एक्सपेंडिंग आर्ट टू कब। अब हुआ क्या कि जब इस तरह के मिशन को बनाया गया उसके बाद इस प्लान को अलग अलग जगह पे डाइवर्ट कर दिया गया कि आर्ट या कल्चर का जो काम होता है उसको उससे डाइवर्ट करते हुए इसको जोड़ दिया गया सोशल मूवमेंट से जोड़ दिया गया, फिर स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ दिया गया, नमामि गंगे स्कीम से जोड़ दिया गया। तो आर्ट या कल्चर एक ऐसी फील्ड नहीं है जिसके पास सभी चीज़ों के सॉल्यूशन होंगे। वो हर इस सोसाइटी में प्रेवलेंट हर प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर सकती है। वो नदियों को साफ़ करना या भारत को साफ़ करना, सोशल जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको इस देश से ख़त्म करना, हर चीज़ अगर हम इस पे जिम्मेदारी छोड़ देते हैं आर्ट या कल्चर पे, तो कहीं ना कहीं हम आर्ट एंड कल्चर को फ्लॉरिश होने से रोक रहे हैं और उसके अंदर एक बर्डन डाल रहे हैं कि हम उससे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद वहाँ से हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में राइटर का कहना ये है कि यूजिंग आर्ट टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इज़ हार्मफुल फॉर आवर कल्चर। तो कल्चर पे इतना बर्डन डाल देना, हम कल्चर को ही कहीं ना कहीं नष्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उसको नुकसान करने की अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये था ओवरऑल कि मिशन बनाया गया बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेकार हुआ और फिर उसको इतना डाइवर्सिफाई कर दिया गया कि जो उसका एक्चुअल मिशन था, जो किया जाना चाहिए था, वो उस अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक चुका है और अब शायद इस मिशन से हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम कागज़ पे देखें, इसके प्रोविजंस को देखें, तो शायद ये एक बहुत अच्छा मिशन था जो हमारे कल्चर को एनरिच कर सकता था। हमारी वो कल्चरल साइट्स जो सिचुएशन जिनकी ख़राब हो रही थी उनको कहीं ना कहीं उनकी हालत को सुधारने में ये मिशन काम आ सकता था। बट अब इस मिशन का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से हो रहा है, हम कह सकते हैं कि ये मिशन कहीं ना कहीं फ़ेल हो चुका है या फ़ेल होने की कगार पे है। आज का हम लास्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि है द लॉन्ग शैडो ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल। तो यहाँ हम देखेंगे कि फ़िलहाल वहाँ पे क्या चल रहा है कि वहाँ के जो पीएम हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने सजेस्ट किया प्रेसिडेंट को कि वो हाउस को डिज़ोल्व कर दे और प्रेसिडेंट ने लोअर हाउस को डिज़ोल्व कर दिया। जैसे इंडिया में होता है कि हाउस को डिज़ोल्व करने का काम प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है पर रिकमेंडेशन पीएम की तरफ से आती है, तो सेम वहाँ पर नेपाल में भी यही चीज़ हुई है। और ये माना जा रहा है कि ये डिसोल्यूशन जो है हाउस का वो इसलिए हुआ है कि बाकी जो जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ओली जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है फ़िलहाल, मिस्टर ओली को उनकी सत्ता को इंश्योर किया जा सके तब तक के लिए। अब देखिए नेपाल में बहुत सारे प्रयासों के बाद, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद 2015 में उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना था और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पहली बार इलेक्शन हुए वो 2017 में हुए थे और इस 2017 के इलेक्शन में वो पार्टी जो सबसे ज़्यादा जिसने वोट्स हासिल किए वो थी CPN-UML। इसका फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो इस पार्टी ने सबसे ज़्यादा आई थिंक 121 सीट्स जीती थी और इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शायद मॉइस्ट सेंटर जो कि 53 के अराउंड इसने सीट्स हासिल की थी। अब CPN के जो लीडर थे वो केपी शर्मा ओली थे और मॉइस्ट सेंटर है इसके लीडर थे पुष्प कमल दहल जिन्हें प्रचंड भी कहते हैं। तो अब ये लोग साथ में आ गए और गवर्नमेंट फॉर्म कर ली और इन दोनों पार्टीज़ ने कंबाइन करके एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा गया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। और इसके बाद ये गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद इंडिया के साथ इनके रिलेशंस अच्छे होने लग गए और कहीं ना कहीं ओली की विज़िट इंडिया में हुई, इंडिया के पीएम की विज़िट नेपाल में हुई, तो ये देखा जा रहा था कि नेपाल और इंडिया के रिश्ते कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। बट फिर वहाँ पे अब ये जो दो पार्टीज़ मिली थी यानी केपी शर्मा ओली की पार्टी और पुष्प कमल दहल की पार्टी, तो इनमें ये
एक प्रोविज़न था कि हाफ टर्म के लिए ओली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और हाफ टर्म के लिए उसके बाद पुष्प कमल दहल पीएम बन जाएंगे। बट जब केपी शर्मा ओली को अपना पद छोड़ना था तो उन्होंने उससे मना कर दिया, जिस वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन्स होने लगे और नेपाल एक पॉलिटिकल टर्मोइल के लेवल पे आ गया। तो ऐसे में वहाँ इन सारे इश्यूज से, जो इंटरनल इश्यूज थे जिससे जनता इन पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट हो सकती थी, तो यहाँ पे केपी शर्मा ओली ने एक दाव फेंका कि इन्होंने काला पानी इश्यू को रेज कर दिया, यानी कि जो नेपाल में इंटरनल प्रॉब्लम्स थी उससे ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने काला पानी इशू रेज किया और ये कहा कि काला पानी जो कि नेपाल की टेरिटरी है उसको इंडिया ने अपने कब्जे में कर रखा है, जिससे कि वहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स उभरें और नेपाल के लोग आपस में यूनाइट हो जाएं, बजाय इसके कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपस में ही फाइट कर रही है। तो इस फाइट से अपने ध्यान को इन लोगों के ध्यान को हटाने के लिए ये काला पानी इशू वहाँ पे रेस कर दिया गया और फिर कुछ समय बाद इस काला पानी इशू को नेपाल के पार्लियामेंट से पास भी करा दिया गया, इस बिल को पास कराया गया। फिर यहाँ पे जब ये पॉलिटिकल टेंशन्स कंटिन्यू रही तो इंडिया ने अपना स्टैंड कहीं ना कहीं न्यूट्रल रखा और ये बताया कि ये नेपाल की इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और इसमें हम किसी तरह से रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं फिर वहाँ पे केपी शर्मा ओली ने देखा कि उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाने के चांसेस है और लाया भी जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं दो फैक्शंस जो एक होकर इन्होंने एक पार्टी बनाई थी वो टूट चुकी थी अब। तो ऐसे में इन्होंने हाउस को डिज़ोल्व कर दिया। फिर इस हाउस को डिज़ोल्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस से रीस्टोर कर दिया 23 फ़रवरी को, यानी डिसोल्यूशन को ख़त्म करके इस हाउस को वापस से रीस्टोर कर दिया गया और केपी शर्मा ओली वहाँ के वापस से पीएम बन गए। फिर मार्च 7 में एक और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और इसमें जो सीपीएन और माओइस्ट पार्टी ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उसको इन्होंने रद्द कर दिया। यानी इस प्रोविज़न, यानी जो इनका एक नई पार्टी बनी थी मर्ज होके, उसको ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इसमें 10 मई को केपी शर्मा ओली ने ट्रस्ट वोट करवाया और उसमें वो इस ट्रस्ट वोट को हार गए। अब हारने के बाद क्या हुआ कि अब ये था कि पार्टी कौन सी है जो सत्ता में आएगी, कौन पीएम बनेगा, इस तरह के वहाँ पे चीज़ें चलने लग गई। तो फिर अपोजिशन पार्टी के एक लीडर ने, जिनका नाम है शेर बहादुर तोयबा, उन्होंने कहा कि मेरे पास 149 मेंबर्स की सहमति है तो मैं पीएम, मतलब इन्होंने अपनी दावेदारी पीएम के तौर पे रखी। तो ये देखते हुए केपी शर्मा ओली ने कहा कि मेरे पास 153 मेंबर्स का समर्थन है। तो अब ऐसे में इसके बाद हुआ क्या कि जब दोनों ने अपनी दावेदारी पेश करी सत्ता के लिए, तो यहाँ पे केपी शर्मा ओली को पीएम के रूप में अपॉइंट कर दिया गया अंडर आर्टिकल 73 सब क्लॉज 3 ऑफ द नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल में क्या प्रोविज़न है कि ये परमिट करता है कि यानी हाउस में जो लार्जेस्ट पार्टी है, जिसकी पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, उसके लीडर को पीएम के तौर पे शपथ दिलाई जा सकती है। पर अब इन्होंने शपथ तो ले ली, बट उसके बाद जब अलग अलग फैक्शन से इस तरह के क्लेम्स आने लग गए, तब प्रेसिडेंट ने हाउस को वापस से डिसॉल्व कर दिया, ये कहते हुए कि जो क्लेम्स आ रहे हैं, यानी जितने जितने लोगों का समर्थन इन्होंने जुटाया है उतने तो हमारे हाउस में मेंबर ही नहीं हैं। आई थिंक इनके हाउस में जो टोटल मेंबर्स हैं वो 275 हैं। अब इसमें से इन्होंने, जो दोयबा है, उन्होंने कहा कि मेरे पास 149 मेंबर्स का समर्थन है और केपी शर्मा ओली ने कहा मेरे पास 153 मेंबर्स का समर्थन है। तो ऐसे में 300 से ज़्यादा नंबर्स जा रहे हैं। तो ऐसे में जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने हाउस को डिसॉल्व कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो क्लेम्स हैं ये शायद फॉल्स हैं और अलग अलग जो राइवल पार्टीज़ हैं वो ऐसे नंबर्स क्लेम कर रही हैं जो हमारे पार्टी की स्ट्रेंथ से कहीं ज़्यादा है। तो अब आगे यहाँ पे क्या होता है, ये सिचुएशन क्या मोड़ लेती है, वो तो आगे देखने वाली चीज़ है। पर ऐसे में इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया को चाहिए कि वहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जितने भी फैक्शंस हैं, सभी के साथ एक्टिवली इंगेज करे,
क्योंकि आगे कौन पोस्ट पे आता है, किसको सत्ता मिलती है, हम कुछ नहीं कह सकते। और जो भी सत्ता में आएगा, इंडिया को नेपाल के साथ अगर अपने रिलेशन बनाने हैं तो उस पार्टी के साथ, उन एक्टर्स के साथ भी इनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो ऐसे में किसी एक का पक्ष और किसी एक का विपक्ष लेने की बजाय इंडिया को सभी के साथ इंगेज होना, एक्टिवली इंगेज होना है, और किसी की नज़रों में ऐसा नहीं आना है कि ये हमारा अपोजिशन कर रहे हैं या ये हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो अनबायस्ड तरीके से इंडिया को एक्टिवली नेपाल में अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के 4 आर्टिकल्स। अगर आपको ये पसंद आया एडिटोरियल डिस्कशन तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।